वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखे गए प्रोज द स्पोर्टिंग स्पिरिट का डिटेल्ड एनालिसिस और समरी। इससे पहले कि हम लोग प्रोज की तरफ आगे बढ़े, हम थोड़ा सा जान लें राइटर के बारे में। एरिक आर्थर ब्लेयर, नोन बाय हिज पेन नेम, एरिक आर्थर ब्लेयर उनका रियल नेम है और उनका पेन नेम एज ए राइटर नेम जो है वो जॉर्ज ऑरवेल, वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक। वो इंग्लिश निबंधकार थे, जर्नलिस्ट थे और एक आलोचक थे। हिज वर्क इज़ characterized by lucid prose, biting social criticism, opposition to totalitarianism and outspoken support और democratic socialism। उनके ऐसे की ये खूबियाँ थी कि वो lucid prose लिखते थे, सामाजिक क्रिटिसिज्म करते थे, टोटलिटेरियनिज्म के विरुद्ध थे और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। एज ए राइटर ऑरवेल प्रोड्यूस लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोइट्री, फिक्शन एंड polemic journalism and is best known for the allegorical novel Animal Farm and dystopian novel 1984। तो एज ए राइटर उन्होंने बहुत सारी जगहों, बहुत सारी एरियाज़ में अपने हाथ को ट्राई किया, बट उनको जिन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है वो है उनका नावल एनिमल फार्म और 1984, और ये उनके दो सबसे वर्ल्ड फेमस नावल्स हैं। हिज नॉन फिक्शन वर्क्स वर्किंग क्लास लाइफ इन नॉर्थ इंग्लैंड एंड होमेज टू कैलिफोर्निया, और नॉन फिक्शन में उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है होमेज टू कैलिफोर्निया, और द रोड टू वीगन फायर भी उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में शुमार है। एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस सोल्जरिंग फॉर द रिपब्लिकन फैक्शन ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर आर एज क्रिटिकली रिस्पेक्टेड एज हिज एसेज ऑन पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर लैंग्वेज। और ये उसके कुछ फेमस ऐसे कलेक्शंस है जो रिलीजन, पॉलिटिक्स या और अलग ऐसे थीम्स के ऊपर आधारित हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड माने गए हैं। इन 2008 द टाइम्स रैंक्ड जॉर्ज ऑरवेल सेकंड अमंग द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर सिंस 1945। 2008 में द टाइम्स के मुताबिक वो ब्रिटिश एसेइस्ट में से उनको दूसरे नंबर पे रखा गया था। 50 फेमस ब्रिटिश राइटर्स में से उनका दूसरा नंबर माना गया था। तो इसी से पता चलता है कि जॉर्ज ऑरवेल कितनी महान शख्सियत के मालिक थे। तो ये थी हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ जॉर्ज ऑरवेल्स द स्पोर्टिंग स्पिरिट समरी। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोज़ के बारे में जान लें। ये प्रोज़ जो है स्पोर्टिंग स्पिरिट यानी कि गेम को गेम के तरीके से देखना है, उसे नेशनलिज्म प्रेस्टीज इशू बना के नहीं देखना। वो कह रहे हैं कि स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब ये है कि गेम को गेम के तरीके से देखिए और विन और लॉस, हार और जीत को पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम माने, उसे अपने मान सम्मान की बात ना मान लें। यहाँ पे राइटर स्टार्टिंग में एग्जांपल देता है कि जब डायनामो की टीम जो है वो मैच खेलने गई हुई थी तो ज़्यादातर उनके मैच जो हैं वो लड़ाई के कारण बने। ठीक है, ग्लासगो मैच भी, आर्सेनल मैच में भी हम लोगों को हिंसा देखने को मिली, इसीलिए वो 4 मैचेस की जो सीरीज़ थी वो बीच में ही रोक दी गई। तो जहाँ पे स्पोर्ट्स का इसलिए हम लोगों ने खोज की थी कि स्पोर्ट्स के ज़रिए हम लोग नेशंस के बीच में दोस्ती, प्यार और सद्भावना को बढ़ा सके। वहीं पे ये जो स्पोर्ट्स, जब नेशनलिज्म, देश प्यार और नेशनल प्रेस्टीज, देश के मान सम्मान के साथ जोड़ के देखे जाने लगे, तो ये स्पोर्ट्स नहीं, एक जंग का मैदान बन गए। फ़र्क सिर्फ इतना था, जंग के मैदान में गोलियां चलती हैं, यहाँ पे हम लोग रूल्स और रेगुलेशन को ताक पे रखते थे और बाकी वही चीज़ें हम लोगों को जंग के मैदान में नज़र आती थी। नफ़रत, बुरी भावनाएं, इल विल और वही चीज़ें, एनिमोसिटी, वही भावनाएं हमें खेल के मैदान में नज़र आती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कोड कर सकते हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो हम सब लोगों के अंदर देशभक्ति जाग जाती है और हम लोग चाहते हैं जिससे मर्जी जीत जाए, बट पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए हमारा देश। और यही सोच पाकिस्तान की होती है कि वो जिससे मर्जी हार जाएं बट इंडिया से नहीं मैच हारना चाहिए। और इसीलिए हम लोग अपने प्लेयर्स को इतने एग्रीवेट कर देते हैं कि प्लेयर्स फिर ग्राउंड के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस को या फेयर प्ले ऑफ गेम को ताक पे रखे केवल हमारी ईगो को सेटिस्फाइड, हमारे नेशनल प्रेस्टीज को सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं। और उस समय जो स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स नहीं, वो एक वॉर का रूप इख्तियार कर लेती है। इसमें एक और एग्जांपल दी गई है 1936 ओलंपिक्स की, जब नाजी और हिटलर के बीच जो ओलंपिक गेम्स
देशों में अंदर कोऑपरेशन बनाने के लिए बनाए गए थे, बट 1936 के ओलंपिक्स के अंदर ये गेम्स नफ़रत और इलविल फैलाने का एक मुख्य कारण बन चुके थे। और इस तरीके से राइटर कहता है कि स्पोर्ट्स अपना जो प्रिमिटिव इम्पोर्टेंस है, जिस मंतव से इनको बनाया गया था कि रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट, वो खोता चला जा रहा है और स्पोर्ट्स एक जंग के मैदान में तब्दील होती चली जा रही है। वो कह रहा है कि पहले के ज़माने में स्पोर्ट्स केवल रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज के खेले जाते थे, बट आज के ज़माने में हम लोग स्पोर्ट्स को अपने नेशनल प्रेस्टीज और नेशनल प्राइड के साथ जोड़ के देखते हैं। इसीलिए हम लोगों के लिए स्पोर्ट्स के में जीत ज़रूरी हो गई है। ये नहीं ज़रूरी कि वो जीत हमारी सही ढंग से आई है या गलत ढंग से आई है। उसके साथ साथ इस प्रोज़ के अंदर राइटर ये भी कहता है कि ये लड़ाई वाला कल्ट स्पोर्ट्स में तब से आना शुरू हुआ है जब हम लोगों ने स्पोर्ट्स को नेशनलिज्म और नेशनल प्राइड के साथ जोड़ के देखना शुरू कर दिया है। वो कह रहा है कि हम जब लोग बचपन में छोटे होते थे, हम लोग अपना आपस में मैच खेलते तो हम लोग सिर्फ एंजॉय करते थे, बट जब हम लोग किसी दूसरी टीम के साथ मैच खेलते थे तभी हमारे अंदर कॉम्बैटिंग इंस्टिंक्ट, लड़ाई की इंस्टिंक्ट जागृत हो जाती थी और हमें लगता था कि हम लोगों ने मैच को हर हाल में जीतना है, चाहे रास्ता सही हो या गलत हो। तो इस तरीके से जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है, राइज इन पेट्रियाटिज्म, राइज इन नेशनलिज्म, राइज इन फीलिंग ऑफ नेशनल प्रेस्टीज एंड प्राइड के कारण स्पोर्टिंग स्पिरिट धीरे धीरे करके गेम्स से लुप्त होने लगा और गेम्स केवल जीत के लिए खेले जाने लगी और गेम और जंग के मैदान में फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। और राइटर चाहता है कि हम लोग गेम्स की प्रिमिटिव इम्पोर्टेंस को रिस्टोर करें और गेम्स को केवल गेम्स के तरीके से देख के खेलें और उसे हम लोग स्पोर्ट्स गेम्स को हम लोग जो है नेशनल प्रेस्टीज या नेशनलिज्म जैसी भावनाओं के साथ जोड़ के ना देखें, तभी हम लोग खेल के महत्व को मेंटेन रख पाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग इस पायस चीज़ को अपनी इल विल और नफ़रत बढ़ाने का कारण ही बना पाएंगे। की फैक्ट्स, लैक ऑफ स्पोर्टिंग स्पिरिट इन मॉडर्न स्पोर्ट्स। आज सबसे पहला पॉइंट जो इस प्रोज में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि आज के स्पोर्ट्स के अंदर जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाए। रीज़न बिहाइंड द लॉस, इसके पीछे के कारण क्या है? कारण है फीलिंग ऑफ प्राइड, गर्व की भावना, नेशनलिज्म, देश प्यार, जेलसी, हेट्रेड, नफ़रत। ये सारी की सारी फीलिंग्स जब गेम्स के साथ एसोसिएट हो गई तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी स्पोर्टिंग स्पिरिट को खो दिया। रियल मीनिंग ऑफ द स्पोर्ट, असली मीनिंग क्या है स्पोर्ट का? असली मीनिंग स्पोर्ट का ये है कि वो एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए बनाई हैं और उनके ज़रिए हम लोग दोस्ती को, कॉपरेशन को, सिंपैथी को, प्यार को प्रमोट करें, ना कि इल विल, हेट्रेड, जेलसी या ईगो जैसी चीज़ों को प्रमोट करें। नीड ऑफ द आवर ये है कि हम लोग स्पोर्ट्स को उनके प्रिमिटिव ओरिजिन के तरफ ले जाएं और स्पोर्ट्स को केवल गेम के नाते खेलें, उनको अपने नेशनल प्रेस्टीज और नेशनल इशू के साथ जोड़ के ना देखें। बिफोर गोइंग ऑन टू एनालाइज द चैप्टर डीपली, वी ऑल नीड टू नो एंड एनालाइज व्हाट इज़ स्पोर्टिंग स्पिरिट एंड इज सिग्निफिकेंस। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट है क्या और उसका मीनिंग क्या है। इन एक्चुअल द मीनिंग ऑफ स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ टू टेक द स्पोर्ट्स और गेम एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट, नॉट एज अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म। इन असलियत में स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब है कि गेम्स को एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन का माध्यम माने, ना कि उसे देश प्यार, देशभक्ति या देश के मान सम्मान के साथ जोड़ के देखे। विन और लॉस मस्ट नॉट बी मिक्सड विद नेशनलिज्म एंड प्राइड। हार और जीत को देश प्यार, देशभक्ति, देश के मान सम्मान के साथ जोड़ के देखना नहीं चाहिए। मोर ओवर गेम्स स्पोर्ट्स शुड बी फेयर एंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द गेम्स। और दूसरी चीज़, जब हम लोग इस तरीके से गेम को खेलेंगे तो ये ऑब्वियस है फिर हम लोग रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। हमारे लिए जीत नहीं, हमारे लिए गेम को एज ए होल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। Its significance is that if we understand the true meaning of sporting spirit, it boosts and inspires us for our life as well। और इसका ये मीनिंग है कि अगर हम लोग स्पोर्टिंग स्पिरिट को गेम्स के अंदर सीख जाते हैं तो ये हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करती है। वो कैसे? अगर हम लोग स्पोर्ट्स में हार और जीत को एक छोटा एक पार्ट एंड पार्सल लेके मान के चलेंगे तो हम लोग रियल ज़िंदगी में भी यही देखेंगे कि हार और जीत, उतार चढ़ाव, दुख और सुख और दुख, ये ज़िंदगी में आते जाते रहे। तो इनमें हम लोगों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है और हम लोगों को डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी को जीना है, जैसे डिसिप्लिन को गेम। तो एक तरीके से गेम हमें ज़िंदगी जीने का एक तरीका भी बताती हैं।
इट मेक्स अस अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूल, ये हमें रूल्स डिसिप्लिन को समझने के काबिल बनाती है, और मेक्स अस अंडरस्टैंड, और हमें ये समझने के काबिल बनाती हैं जॉयस और सोरो, फेलियर, सक्सेस और पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जैसे गेम का हिस्सा जीत और हार है, वैसे ही ज़िंदगी में भी सुख और दुख, कामयाबी और नाकामयाबी, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इन दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को एक बैलेंस्ड सोच रखनी चाहिए। इन अदर वर्ड, इट मेक्स अस स्टैंड आफ्टर एवरी फॉल, आफ्टर ओवरकमिंग आवर वीकनेसेस एंड बैरियर्स टुवर्ड्स आवर सक्सेस। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पोर्ट्स हम लोगों को हर हार के बाद जीतने के लिए दोबारा खड़ी करती है। ये हम लोगों को अंदर से मजबूत करती है कि हम लोग ज़िंदगी की उलझनों को ब्रेवली फेस करें और उनको ब्रेवली सॉल्व करें। जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं, क्रिकेट मैच होता है, हम लोग तो बाहर बहुत अफसोस करने शुरू कर देते हैं, हार गए, हमारा देश ये हो गया। बट जब हम लोग प्रेजेंटेशन में अपने कैप्टन की बात सुनते हैं तो वो कैप्टन बड़े लाइटली उस चीज़ को लेता है, और वो ये कहता है कि नो डाउट हम लोग हारे हैं, बट इस गेम में भी हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखी हैं कि यहाँ पे हमारी वीकनेस थी, इसी के कारण हम लोग हारे हैं, और ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इस तरीके से गेम में चाहे हमें हार मिले या जीत मिले, हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। इसी तरीके से ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमें हार और जीत से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलें कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हमारा हारने का दुख जो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द लेसन इज़ क्लियर एग्जाम्पल दैट होल मॉडर्न डे स्पोर्ट्स हैव रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग इल विल एंड हेटर अमंग द नेशन। और अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर एक सुप्रीम एग्जाम्पल है जो ये प्रूव करता है आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स हैं वो नफ़रत और बुरी भावनाओं को फैलाने का एक मुख्य कारण बन गई हैं देशों के अंदर। द रीज़न बिहाइंड दिस विल बी एनालाइज लेटर, बिफोर दैट वी नीड टू एनालाइज द एग्जांपल्स गिवन बाय द राइटर। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल वन बाय वन एग्जांपल्स को एनालाइज करते हैं, फिर हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द राइटर हैज़ गिवन द एग्जांपल ऑफ रशियन फुटबॉल टीम डायनामोज रिजल्टिंग ओनली इन द वर्सनिंग ऑफ एंग्लो सोवियत रिलेशनशिप ऑफ सरेंडर। सबसे पहले वो एग्जांपल देता है कि जब रशियन फुटबॉल टीम डायनामोज जो है वो इंग्लैंड विज़िट करने आई हुई थी, और जितने भी मैच खेले गए वो दोस्ती या सद्भावना बढ़ाने की बजाय वो नफ़रत का कारण बन गए इंग्लैंड और रशिया के रिश्तों के बीच में। 2 ऑफ द 4 मैचेस रिजल्टेड इन मच एनिमोसिटी एंड विल बिटवीन देम। 2 मैचेस में तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हमें देखने को मिली। एट आर्सेनल मैच ए ब्रिटिश एंड रशियन प्लेयर कम टू ब्लोज विद ईच अदर। आर्सेनल मैच के अंदर एक ब्रिटिश और रशिया प्लेयर जो है वो आपस में भिड़ गए थे, लड़ना शुरू कर दिया। इन अदर मैच एट ग्लासगो एवरी रूल वॉज शैटर्ड एंड इवन रेफरी वॉज बूड। और ग्लासगो मैच में किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, यहाँ तक कि रेफरी को भी बू कर दिया गया। दिस लेड टू डायनामोज एंड देयर टूर विच रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग इल विल। और इसका कारण ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपना टूर बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके कारण फिर से दोनों देशों के बीच में जो टेंशन थी और बढ़ गई। सिमिलर एग्जाम्पल वॉज फ्रॉम ओलंपिक गेम्स ऑफ 1996 वेयर गेम्स हैव बिकम ए मैटर ऑफ प्राइड, जेलसी, नेशनलिज्म बिटवीन हिटलर एंड नाजी एंड एज ए रिजल्ट एवरी नॉर्म ऑफ द स्पोर्टिंग स्पिरिट वाज टार्ड। इसी तरीके से ओलंपिक 1936 गेम्स की एग्जांपल दी गई है, जहां पे गेम्स को केवल नेशनलिज्म, प्राइड या फिर जेलसी के तरीके से खेला गया हिटलर और नाजियों के बीच में, और ये मान लिया गया कि जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब जीतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया तो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए हार और जीत ही सबसे ज़्यादा अहम बात थी। जॉर्ज ऑरवेल फर्दर स्टेट्स दैट इट हैज़ बीन कंसिडर्ड दैट स्पोर्ट्स क्रिएट गुडविल, फ्रेंडशिप एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन। राइटर कहता है कि ये माना जाता है कि स्पोर्ट जो है वो देशों के बीच में अच्छी भावनाएं, दोस्ती और अपनेपन के रिश्ते को मजबूत करती है। बट नाउ डेज व्हेन द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी एंड प्राइड और नेशनलिज्म हैज़ बीन कम्बाइंड विद स्पोर्ट, दिस थिंकिंग हैज़ प्रूव टू बिकम फॉल्स और इल्यूजन। बट आज के टाइम पे जब हम लोगों ने देश के मान सम्मान को स्पोर्ट्स के साथ देख के जोड़ के देखना शुरू कर लिया है, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स हैं वो दोस्ती या प्यार को बढ़ाने के लिए नहीं खेली जाती, बल्कि नफ़रत को बढ़ाने के लिए खेली जाती हैं। बिकॉज नाउ डे वट एवर द स्पोर्ट्स इट मे बी, द स्पोर्ट हैव जस्ट बिकम लाइक ए बैटलफील्ड। तो राइटर का ये मानना है आज के टाइम पे कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, वो आज के टाइम पे कोई भी गेम हो वो एक जंग के मैदान के जैसा हालात क्रिएट कर देती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जंग के मैदान में गोलियां चलती हैं, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन तार पे रखे जाते हैं। बट जो जैसी नफ़रत भरी भावनाएं हमारी जंग के मैदान में होती हैं, वैसी नफ़रत भरी भावनाएं हमें खेल के मैदान में आजकल अक्सर देखने को मिल जाती हैं।
The writer further tries to explain that how the feeling of nationalism and pride especially has led to the change in the cult of sporting spirit. और राइटर ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा है किस तरीके से जब से स्पोर्ट्स को देश प्यार, देशभक्ति, राष्ट्रीयता के साथ जोड़ के, जो राष्ट्रीय मान सम्मान के साथ जोड़ के देखना शुरू कर दिया गया है, तब से ही हम लोग गेम्स के अंदर और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। हमारे लिए जीत और हार ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। He cited an example to prove his point. He tells that if we are playing any game in our village ground, it is only for entertainment or exercise. वो इसकी वो एग्जांपल भी देता है। वो कह रहा है कि अगर हम लोग अपने गांव की ग्राउंड में कुछ गेम खेल रहे हैं तो वो केवल एक्सरसाइज और एंटरटेनमेंट के लिए है। Here only we play game for fun, but as soon as some pride gets associated with the game, maybe prestige, national or something else, we gain vicious combative instincts inside us and we at the moment wants to win the game. It does not matter how it comes. But जैसे ही हम लोग गेम के साथ कोई मान सम्मान, कोई गर्व की बात या कोई और ऐसी भावना को जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर एकदम से हम लोग कम्बैटिव लड़ाकू भावनाओं का जन्म लेता हुआ महसूस करते हैं। उस समय हमारे लिए गेम को जीतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो जीत हमारे लिए कैसे आई है। एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो द स्पोर्ट्स हैव बिकम mimic warfare leading to hatred, jealousy, animosity and ill will among the nation. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स हैं वो एक जंग के मैदान के जैसे हैं जो नफ़रत, जेलसी और दुश्मनी की भावना को लोगों के बीच में बढ़ाते हैं। और will state that not only player but spectators also play a part behind this loss of sporting. वो कह रहा है कि ना केवल प्लेयर बल्कि दर्शक भी इस स्पोर्टिंग स्पिरिट के खो जाने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि ये दर्शक ही हैं जो बाहर से हूटिंग करते हैं, बूज़ करते हैं, जिससे कि अंदर बैठे प्लेयर एग्रीवेट होते हैं और वो जीत के लिए ही जाते हैं। देयर प्लेयर मेक्स देयर ब्रेक एवरी नॉर्म एंड रूल टू वैन। वो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो इस तरीके से शूटिंग करते हैं कि वो अपने प्लेयर को मजबूर कर देते हैं कि वो केवल जीत के लिए जाएँ और नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करें ना करें, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट रॉन्ग इफ़ वी से दैट दे थिंक दैट kicking, running, jumping or any other game is a test of national virtue, but this notion is completely wrong. वो कह रहा है कि ये धारणा बहुत गलत है कि खेलना, कूदना, जंपिंग करना, रनिंग करना या और कोई गेम जो है और वो हमारी राष्ट्रीयता की भावना का प्रतीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। The writer has further cited example that even a game like cricket, which is considered to be a gentleman's game, we can see a lot of instances where norms are grown away to win at any cost. वो कह रहा है कि राइटर ने क्रिकेट की गेम की भी एग्जांपल दी है। क्रिकेट की गेम को ये माना जाता है ये जेंटलमैन्स गेम है, वहाँ पे भी कई ऐसे मौके हुए हैं जहाँ पे प्लेयर्स ने रूल्स और रेगुलेशन को दाव पे रख के जीत को हासिल करने की कोशिश की है। सच एन इंस्टेंसेस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम was heavily criticized for their bodyline bowling when they visited England in 1921. इसी तरीके से 1921 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड विज़िट किया था तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जितनी गेंदबाजी की थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को वो उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर थी। इस तरीके से जो ये एक एग्ज़ाम्पल बन जाती है कि अमेरिकन क्रिकेट को किस नज़रिए से देख सकते हैं। इवन नाउ डेज़ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की इस विज़िट को क्यों हम देख सकते हैं कि क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने जीत के लिए रॉन्ग टैक्टिक्स को अपनाया। Even nowadays, when we see such instances almost in every game, the reason behind this is again simple. We have to put in such a national burden on the soldiers of the player that they feel if they are on the battlefield. और अब हम लोगों को दूसरी कई गेम्स के अंदर भी ऐसी भावना देखने को मिलती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने अपनी गेम्स को या अपने प्लेयर्स को, तो राइटर इन लाइन्स में कह रहा है कि क्रिकेट के साथ साथ और ऐसी गेम्स भी हैं जहाँ पे हम लोग रूल्स को ताक पे लगाते हुए देखेंगे। और वो कह रहे हैं कि इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने अपने प्लेयर्स के कंधों के ऊपर देश प्यार, देश के मान सम्मान का इतना बड़ा बोझ डाल दिया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो खेल के मैदान में नहीं है, जंग के मैदान में है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर जीतेंगे तब ही उनको संतुष्टि होगी।
सिमिलर एग्जाम्पल फ्रॉम फुटबॉल एंड बॉक्सिंग में ऑल्सो बिन साइटेड बाय द राइटर। ऐसे ही एग्जाम्पल फुटबॉल और बॉक्सिंग की गेम्स में से भी साइट की गई हैं, जहाँ पर बाहर बैठे दर्शक अंदर बैठे प्लेयर्स को उकसाते हैं लड़ने के लिए, स्पोर्टिंग स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए। इन अदर वर्ड्स सम फेरोसिटी, इल विल, जेलसी, हेट्रेड एंड एनिमोसिटी कैन बी सीन इन मोर एक्सटेंडेड इन द स्पेक्टेटर दैन द प्लेयर्स। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग और ज़्यादा दुश्मनी और ज़्यादा नफ़रत की भावना जो है वो फैमिलीज़ के अंदर देखेंगे, बजाय इसके कि हम लोग नौजवानों के अंदर देखें। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न डे स्पोर्ट्स जो हैं वो इल विल, जेलसी, नफ़रत और दुश्मनी को बढ़ाने का एक कारण बन गई हैं। और इनका सबसे मुख्य कारण ये है कि स्पेक्टेटर्स भी इस नफ़रत को बढ़ाने का एक मुख्य कारण बनते चले जा रहे हैं। Most of the sports we play now are functional, but in ancient time, it is played only for recreation and entertainment. Even Dr. Arnold, generally regarded as the founder of public school, considered it as a waste of their time. यहाँ तक कि आज के टाइम पे जितनी भी गेमें खेली जाती हैं, बड़े पुरातन समय से वो सारी की सारी गेमें खेली जाती हैं, बट पुरातन समय में गेमें एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन के लिए खेली जाती थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। द राइटर कहता है कि इवन डॉक्टर आर्नोल्ड, जिन्हें कि प्राइवेट स्कूल्स का फाउंडर माना जाता है, वो भी कहता है कि ऐसे टाइम पे स्पोर्ट्स जो हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल प्रेस्टीज बट विद द एडवांसमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ national prestige and nationalism, the sporting spirit have now become a medium to show each other's disrespect and disgrace toward each other। बट जिस तरीके से हम लोगों ने इस गेम्स के साथ राष्ट्रीय मान सम्मान को जोड़ के देखना शुरू कर दिया है, उससे तेज़ी से स्पोर्ट्स जो है अपना एंशियंट इंपॉर्टेंस खोती चली जा रही है। और अब हम लोग स्पोर्ट्स को एक माध्यम बना रहे हैं एक दूसरे को इंसल्ट करने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। नाउ स्पोर्ट्स हैव बिकम हाईली financial business activity, not only in countries like US and English, but also in other countries like India, capable of attracting vast crowds and attracting vast amount of combative and sadistic instinct, and the whole this is bound up with again with the rise of nationalism। और वो कह रहे हैं कि आज के टाइम पे तो स्पोर्ट्स जो है वो एक ग्रेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बन चुकी हैं। जैसे हम लोग देखते हैं IPL है, और देशों ने भी ऐसी लीग्स स्टार्ट की हैं जहाँ पे प्लेयर्स को पैसे के लिए पैसे दिखाकर अट्रैक्ट किया जाता है, और जहाँ पे बहुत सारे भीड़ जो है वो इस चीज़ के लिए गेम को देखने आती हैं कि वो रूल्स और रेगुलेशन को ताक पे रखते हुए देखें और केवल टीम की जीत को ही देखें। एंड दिस होल इज़ बाउंड अप अगेन विद द, और यहाँ पे भी जो मुख्य कारण वही है, राष्ट्रीयता की भावना के अंदर जागृति आनी। अब इसका एनालिसिस करते हैं। द स्पोर्टिंग स्पिरिट बाय जॉर्ज वेल, वी हैव द थीम ऑफ प्राइड, नेशनलिज्म, जेलसी एंड हेट्रेड एंड पैशन। तो जॉर्ज वेल के इस प्रोज के अंदर हमारे सामने काफ़ी सारे थीम्स हैं। उनमें से कुछ थीम्स ये हैं: प्राइड, घमंड; नेशनलिज्म, देश प्यार; जेलसी, पता ही है; हेट्रेड, नफ़रत; एंड पैशन, जुनूनी होना। वो इन तीनों थीम्स, इन चारों पांचों थीम्स के ऊपर हमारी जो कहानी है वो निर्भर करती है। टेकिंग फ्रॉम हिज शूटिंग an elephant collection, the reader realizes after reading the essay that Orwell may be exploring the theme of pride and nationalism। तो इस essay को पढ़ने के बाद हमें ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे राइटर स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं बल्कि थीम ऑफ प्राइड और नेशनलिज्म को ज़्यादा दिखा रहा है, ताकि हम लोग इस थीम को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के देखना बंद कर दें। ऑरवेल आर्ग्यूज दैट द स्पोर्ट प्लेड बाय आइदर साइड मे नॉट necessarily be the utmost importance, be it football, boxing or cricket. The driving factor is not to be beaten by another nationality, as by doing so one may lose face। वो कह रहा है कि खेल में हार जीत जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना फेस लूज़ कर दें। वो कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि आज अगर हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग अगली बार जीत भी सकते हैं। इस बार हार गए हैं तो अगली बार हम लोग कोशिश करें तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑरवेल इज सजेस्टिंग दैट स्पोर्ट इज़ टेकन फार टू सीरियसली। राइटर ये भी बताना चाह रहा है कि हम लोगों को जितनी सीरियसली हम लोग गेम की हार जीत को देखते हैं, हमें उतनी सीरियसली गेम की हार जीत को नहीं देखना चाहिए। अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑरवेल इज सजेस्टिंग दैट स्पोर्ट इज़ टेकन फार टू सीरियसली, particularly in urban areas where individual may not have outlet for their engines, स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे इंडिविजुअल्स के अंदर
वो कह रहा है कि स्पोर्ट्स का इस तरीके से कम्बैटिव इंस्टिंक्ट्स को प्रमोट करने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स के साथ नेशनलिज्म, नेशनल प्रेस्टीज को जोड़ के देखना शुरू कर दिया है। पर्टिकुलरली एवरी इंडिविजुअल मे नॉट हैव एन आउटलेट फॉर देयर एनर्जीज, द फैक्ट दैट आर्सेनल मैचेस आर मेंशन्ड बाय रशियंस as being an England all England team is also interesting, as it highlights for the reader that the fact that Arsenal do not wish to be beaten by a foreign team। तो प्रोज के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आर्सेनल का मैच हुआ जहाँ पे एक सेकंड ग्रेड टीम उतारी गई कि कहीं हमारी फर्स्ट ग्रेड टीम हार जाए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पे ना पड़े। हैंस यूजिंग द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल टू दी फ्रॉम अदर टीम्स, लाइकवाइज इट इज़ थ्रो द एलिमेंट ऑफ फन हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट विद दोज हु अटेंड स्पोर्टिंग इवेंट्स ट्राइंग टू बेस्ट टू डिसरप्ट देयर ऑपोजिशन। तो इस तरीके से चाहे प्लेयर्स हैं चाहे बाहर बैठे दर्शक हैं, वो गेम्स को अंदर इलविल, बुरी भावनाएं, नफरत को प्रमोट करने का एक माध्यम बनते चले जा रहे हैं। ऑरवेल also argues that there is an element of savagery among those who support events। वो कह रहा है कि जो लोग स्पोर्टिंग इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, उनके अंदर जानवरी वैश्यपन है। Something while some critics might suggest is an example of excessive pride for one's team, the Olympic Games held in Germany 1996 are placed under a spotlight by Orwell, with many historians looking upon the games as being propaganda even for Hitler and Nazism in general। तो वो कह रहे हैं किसी तरीके की एग्जाम्पल 1936 की ओलंपिक गेम की दी जा रही है, जहाँ पे उस समय के बहुत सारे शोधकर्ताओं ने ये माना है कि ओलंपिक गेम्स, उस समय की ओलंपिक गेम्स को केवल इंटरेस्ट के लिए नहीं, केवल रुचि के लिए नहीं, बल्कि दूसरी टीम को नीचा दिखाने के लिए ये चीज़ की गई थी। और ये चीज़ जो है ये नफ़रत का कारण था हिटलर और नाज़ी के बीच की दुश्मन। इसीलिए उस समय जो ओलंपिक गेम खेली गई वो बजाय दोस्ती और अपनेपन को प्रमोट करने की बजाय वो नफ़रत और इलविल को फैलाने का एक मुख्य कारण बन चुकी थी। अगेन नो लॉन्गर इन स्पोर्ट इज सीन एज बीइंग fun though to participate in the fans who pay the ticket price to watch the game। वो कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि किसी भी गेम को हम लोगों को गेम के नज़रिए से देखना चाहिए, उसको हम लोगों को बैटल या हार जीत के नज़रिए से देखेंगे तो हम लोग उसकी एक नेगेटिव एग्जांपल देंगे। इसी प्रकार से बॉक्सिंग की एग्जांपल दी गई है, जहाँ पे हम लोगों को ये कम्बैटिव इंस्टिंक्ट्स और भी गहरे दिखाई देते हैं, और जहाँ पे दर्शक, बाहर बैठे दर्शक भी अंदर लड़ रहे बॉक्सर को उकसाते हैं लड़ने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो गेम्स हैं वो धीरे धीरे करके अपनी प्रिमिटिव इम्पोर्टेंस को खोती चली जा रही हैं और एक नफ़रत फैलाने का, दुश्मनी फैलाने का एक मुख्य कारण बनती चली जा रही हैं। ऑरवेल also disagrees with women attending boxing matches on the ground that they get too emotional। इसीलिए ऑरवेल कहता है कि वुमेन को बॉक्सिंग मैचेस देखने नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं बॉक्सिंग मैचेस को देखते हुए। Though some readers might suggest that this is true, more likely to that a female spectator is allowing herself to passionate about the sport she is doing। और ये बहुत सारे पाठक ये सही भी मानते हैं कि जो फीमेल दर्शक हैं वो ज़्यादा इमोशनल होकर गेम्स को देखती हैं। ऑरवेल्स थ्योरी दैट वुमेन आर टू इमोशनल डजंट रियली हैव एनी लॉजिक बिहाइंड इट इन टूडेज टर्म्स वे बी रिव्यूड अपॉन एज ए सेक्सिस्ट। वो कह रहे हैं कि बट ऑरवेल की इस थ्योरी का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑरवेल सेक्सुअल डिफरेंसेस के अंदर, भेदभाव के अंदर मानता था, इसीलिए वो फीमेल्स के साथ भेदभाव करता था। ओवरऑल ऑरवेल डज नॉट shine a flattering light on the spirit of the sport। He sees no positive for it once become a divide between different towns, cities और country। वो पर ऑरवेल को यहाँ पे स्पोर्ट्स अगर इसी मंतव्य के साथ खेली जानी है तो वो कहता है मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स के साथ किसी प्रकार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। इफ़ एनीथिंग ऑरवेल कंपेयर्स द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एज बीइंग सिमिलर टू वॉर विदाउट द वेपन्स। वो कह रहा है कि आज के टाइम पे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना बिल्कुल उस तरीके से है जैसे जंग के मैदान में हम लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं, बस हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता। सच इज़ द एक्शन ऑफ बोथ दी
पार्टिसिपेंट एंड दोज हु अटेंड द स्पोर्टिंग इवेंट। और यहाँ पे ये दोनों लोगों का प्रभाव होता है, दर्शकों का भी और प्लेयर का भी। सच इज़ द एक्शन बोथ द पार्टिसिपेंट एंड दोज हु अटेंड द sporting event. In Orwell's eyes, there is no such thing as friendly rivalry. The business of sport is far more serious and direction. और इसीलिए राइटर चाहता है कि हम लोग स्पोर्ट को केवल स्पोर्ट के लहजे से देखें, उसके साथ नेशनलिज्म या नेशनल प्रेस्टीज को जोड़ के ना देखें। It may also be a case that Orwell is suggesting that individuals may have placed loyalty or pride to their teams or favorite sportsmen. वो कह रहा कि ये भी सजेस्ट किया जाता है कुछ इंडिविजुअल अपनी फेवरेट टीम और अपनी फेवरेट प्लेयर के फेवर भी करते हैं, और ऐसे में वो चाहे गलत भी खेल रहे होते हैं हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। दे आर आफ्टर ऑल ओनली प्लेइंग गेम इवन इफ दैट गेम इज़ टेकन वेरी सीरियसली बाय ऑल कंसर्न। इन Orwell's world it is better to put the fun back in sport and not have the emotional involvement that's come at supporting event। वो कह रहा है कि अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स को केवल स्पोर्ट्स के मंतव से खेलें, इसके साथ हम लोग किसी प्रकार की भावना को ना जोड़ें, क्योंकि इस तरीके से भावना जोड़ने से ये स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो हम लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए स्पोर्ट्स को केवल स्पोर्ट के लहजे से देखें, उसके साथ किसी प्रकार का इमोशनल कॉन्टैक्ट करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। To not be concerned about who would win or who should lose or what the meaning of winning might be for those at team। हम लोगों को ये चीज़ नहीं देखनी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, या फिर ना ही हम लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा मायने देने हैं कि हमारे लिए जीत और हार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशन। हाउएवर इट इज़ ह्यूमन नेचर टू आइडलाइज ए फुटबॉल टीम एंड ए बी द problem। However, it is human nature to idolize a football team, a boxer or a cricket team. One want their team or supporting here to win at all cost। ये हर शख्स चाहता है जो उनकी टीम है, उनके देश की या उनको पसंदीदा टीम है, वो हर हाल में जीते। विच में बी द प्रॉब्लम, जो फिर से एक प्रॉब्लम का कारण है, क्योंकि हर हाल में जीत तभी होगी जब हम लोग रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। बाय हैविंग आर्सेनल प्ले an all England team, they are in many ways cheating in order to prove themselves better than they really are। जैसे अरविंद को पेश किया गया है आर्सेनल के साथ कि वो जैसे आर्सेनल मैच की एग्जांपल दी गई है, हम लोग देखते हैं जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा आर्सेनल मैच में हम लोगों ने किस तरीके से नफरत को बढ़ते हुए देखा, और जब आर्सेनल मैच में पूरी इंग्लैंड टीम को खिलाया गया तो ऐसा लगा कि वो बड़े ही तरीके से चीट कर रहे हैं। द मोटिवेशन बीइंग नॉट टू लूज फेस टू अ फॉरेन टीम एज देयर इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड एट स्टेक। और इसका मुख्य कारण ये था कि वो नहीं चाहते थे कि वो विपक्षी टीम से मैच हारे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फिर से हार और जीत को देश के मान सम्मान और गर्व के साथ जोड़ के देखना शुरू कर लिया। इन सम पीपल साइज इट इज़ बेटर टू चीट एंड विन देन लॉस द डिग्निटी। कुछ लोगों के लिए धोखे से जीतना ज़्यादा अच्छा है मान सम्मान की जगह पे ऊपर। पीपल डू नॉट रिमेंबर हु केम सेकंड और हु लॉस्ट, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोग सिर्फ पहले आने वाले इंसान को याद रखते हैं, कौन दूसरे और कौन तीसरे नंबर पे है, मतलब कभी भी लोग उन लोगों को याद नहीं करते। इसीलिए कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि वो गेम को गेम के तरीके से खेलें, उनको नेशनल प्रेस्टीज या नेशनल प्राइड के साथ जोड़ के ना देखें। पीपल डू नॉट रिमेंबर हु केम सेकंड और हु लॉस्ट इन लाइफ, इट इज़ ओनली द विनर हु आर रिमेंबर्ड एंड हु हैव ब्रैगिंग राइट्स फॉर द टाइम बीइंग। ज़िंदगी में भी केवल उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो जीतने वाले हैं, और हारने वाले लोगों को कभी भी जो है वो याद नहीं किया जाता। और यही भावना जो है वो हमारे प्लेयर्स को मजबूर करती है कि वो रूल्स और रेगुलेशन को ताक में रख के केवल जीतने के लिए ही गेम्स को खेलना शुरू कर दें। अब एक और ब्रीफ सा एनालिसिस करते हैं इस प्रोज का। इंट्रोडक्शन इन द एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एटमोसफेयर इन विच स्पोर्ट्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड टुडे, एवरी प्लेयर बैक्ड बाय एवरी नेशन वुड ऑब्वियसली हैव अ स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन to take advantage of gaps in the rule book, bending the rules to his favor and conveniently interpreting the laws to his advantage। वो कह रहा है कि आज के चुनौतीपूर्ण वातावरण में जहाँ पर स्पोर्ट्स को नेशनल प्राइड के साथ जोड़ के देखना शुरू कर दिया गया है, वहाँ पे हर प्लेयर चाहेगा
कि वो रूल्स और रेगुलेशन को ताक पे रख के अपनी देश के मान और सम्मान के लिए खेले और हर हाल में जीत हासिल करे, वो चाहे सही रास्ते से है या गलत रास्ते से है, इसके लिए वो तवज्जो देना नहीं चाहता। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप जॉर्ज ऑरवेल प्लीड्स फॉर द need to understand the importance of demonstrating sponsorship and demonstrating sportsmanship and set good example on the sport field for the others to emulate। इसीलिए जॉर्ज ऑरवेल हम लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग खेल के मैदान के अंदर अच्छी स्पोर्ट्सशिप दिखाएं, जहाँ पे हम लोग मिलजुल के खेलें, हार और जीत को पार्ट एंड पार्सल मारें, उन्हें एक दूसरे की इंसल्ट करने का माध्यम ना माने। स्पोर्ट्स एज एन अनफॉलिंग कॉज ऑफ इल विल, कि स्पोर्ट किस तरीके से बुरी भावनाओं को बढ़ाने का एक कारण है। इन दिस रिमार्केबल ऐसे द स्पोर्टिंग स्पिरिट ओरिएंटल ऑरवेल गिव्स अस द फैक्ट दैट स्पोर्ट इज़ अनफेलिंग कॉज ऑफ इल विल एंड दैट विजिट रशियन फुटबॉल टीम डायनामोस। वो कहता है कि जो गेम्स हैं आज के टाइम पे ऊपर वो नफ़रत को फैलाने का एक मुख्य कारण बनती चली जा रही हैं, जैसे कि रशियन फुटबॉल टीम और डायनामोस के साथ हुआ था। इसीलिए हम लोगों को इन गेम्स को रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि रिश्तों को कमज़ोर करने के लिए। 2 of the 4 matches played led to much bad feeling at the cinema. The referee was booed at the match in Glasgow. It was a free for all night from the right from the start. According to Orwell, football was capable of provoking one's vicious passion of patriotism resulting in fresh animosity in both sides. तो राइटर इन लाइंस के अंदर कहता है कि जैसे 2 में से 4 में से 2 ही मैच खेलेगा और वो चारों मैचेस में भी हम लोगों ने रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ा और यहाँ तक कि रेफरी को भी बू किया। तो ये चीज़ें दिखाता है कि हम लोग गेम्स के प्रति किस तरीके से पैशनेट है, कि हमारे लिए हार और जीत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिंदा दिली से खेलें, वो केवल एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज के लिए खेलें। हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो केवल जीत और हार के लिए। और अगर हम लोग इस सोच के साथ गेम्स को खेलेंगे तो गेम्स अपना प्रिमिटिव जो इम्पोर्टेंस है वो खो देंगी। अकॉर्डिंग टू ऑरवेल द डॉक्यूमेंट दैट स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑरवेल द डिक्टम दैट स्पोर्ट्स क्रिएट्स गुडविल बिटवीन द नेशंस इज़ अ ग्रेट misnomer, because if the common people of the world could meet one another at football or cricket they would not have any inclination to meet on the battlefield। तो इसीलिए वो कहता है कि ये जो भावना बनाई गई है, एक नोशन मानी गई है कि अगर ये नोशन मानी गई है कि गेम्स को हम लोग देशों के बीच में दोस्ती और रिश्तों को बेहतर करने के लिए मनाए जाते हैं। और वो कह रहा है कि ये धारणा मुझे तो गलत लगती है, क्योंकि अगर देशों को इन भावनाओं के साथ को हटा के अगर वो खेल के मैदान में आए तो बात है, और अगर वो इन भावनाओं को दिल में लेके आएंगे तो उनको खेल का मैदान जंग का मैदान लगेगा। और अगर वो इन नफ़रत दुश्मनी की भावनाओं को छोड़ के आएंगे तो उनको ये भावनाएं जो हैं वो ऐसी लगेंगी कि वो खेल के मैदान में हैं, जंग के मैदान में नहीं है। सच इज़ द ferocity and the fervor of that flares up leading to the orgies of hatred, something similar to what happened in। और इसके लिए उन्होंने 1936 के ओलंपिक गेम की एग्जांपल भी दी है, जहाँ पे नाजी और हिटलर के बीच में गेम एक माध्यम बन गई थी एक दूसरे को नीचा दिखाने का। स्पोर्ट्स प्लेड फॉर एक्सरसाइज एंड प्लेड फॉर प्रेस्टीज। स्पोर्ट्स को एक्सरसाइज के लिए खेलना चाहिए, ना कि उन्हें नेशनल प्रेस्टीज या नेशनल प्राइड के साथ जोड़ के देखना चाहिए। On the village green, when you pick up side, no feeling of local patriotism involved. The game is played simply for fun। वो कह रहा है कि जब हम लोग गांव के मैदान में गेम खेलते हैं कोई भी, तो तब हम उसके साथ राष्ट्रीय मान सम्मान कभी भी जोड़ के नहीं देखते, बट अब हम लोग राष्ट्रीय मान सम्मान को जोड़ के देखते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि जब हम विलेज लेवल पे गेम खेलते हैं तब हम लोग केवल इस गेम को फ़न और एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की भी पैट्रियोटिज़म या देशभक्ति की भावना हमारी इसके साथ लिंक्ड नहीं होती। बट एज सून एज द क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज राइजेज एंड द मोमेंट यू फील दैट यू विल बी डिसग्रेस्ड इफ यू लूज, द मोस्ट सैवेज कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट आर अराउज्ड। बट जैसे ही हम लोग गेम के साथ नेशनल प्रेस्टीज राष्ट्रीय मान सम्मान को जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं अगर हम लोग हार गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तब हमारे अंदर वैश्याना कम्पैटिंग लड़ाकू इंस्टिंक्ट जो है वो
जन्म लेते हैं एट इंटरनेशनल लेवल। स्पोर्ट इज़ मिमिक वारफेयर। और इस सभी को एनालाइज करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे निकले हैं कि आज की जो मौजूदा दुनिया है वो एक जंग का मैदान बन चुकी है। मोर देन बिहेवियर ऑफ द प्लेयर इट इज़ एटीट्यूड ऑफ स्पेक्टेटर दैट एग्रीवेट द सिचुएशन। प्लेयर से ज़्यादा दर्शकों का बर्ताव जो है वो इस सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब कर देता है, क्योंकि ये बाहर बैठे दर्शक ही हैं जो प्लेयर को रूल्स और रेगुलेशन तोड़ के केवल जीत के लिए जाने के लिए उत्तेजित करते हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ए फॉल्स नोशन दैट रनिंग, जंपिंग एंड किकिंग ए बॉल आर टेस्ट ऑफ नेशनल वर्च्यू। और ये इसलिए है क्योंकि ये इसलिए हम लोगों को गलत धारणा लगती है कि जब हम लोग नेशनलिज्म को गेम्स के साथ जोड़ के देखना शुरू कर लेते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि गेम्स ही हमारे देश के विकास का एकमात्र प्रमाण है। बट ऐसा नहीं है, और भी ऐसे कई प्रमाण हैं जो हमारे देश के विकास का प्रमाण के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ए लेजरली गेम लाइक क्रिकेट डिमांडिंग रेस rather than strength has caused a lot of ill will in the controversy over bodyline bowling in 1920 मैच अगेंस्ट। इसी तरीके से वो कह रहा है कि जिस गेम को हम लोग जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, क्रिकेट की गेम को, हम लोगों ने वहाँ पे भी ऐसे हालात देखे हैं। सबसे पहले ऐसे हालात हम लोगों ने 1921 में ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर देखे थे। जो मैच इंग्लैंड के साथ खेला गया था, हम लोगों ने देखा था उस मैच में बहुत बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग की गई थी उनकी बॉडी लाइन के ऊपर। फुटबॉल ए गेम इन विच एवरीवन गेट्स हर्ट एंड एवरी नेशन हैज़ इट ओन स्टाइल ऑफ प्ले इज़ फॉर वर्स। वो कह रहा है कि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो खेलते वक्त हर बंदा हर्ट होता है और हर नेशन का अपना तरीका है उस गेम को खेलने का। वर्स्ट ऑफ ऑल इज सबसे बुरा हाल जो है वो बॉक्सिंग की गेम का है, जहाँ पे हम लोग इस नफ़रत को और ज़्यादा बड़ी लेवल पे देख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल साइट्स इन द वर्ल्ड इज़ फाइट बिटवीन वाइट एंड कलर्ड बॉक्सेस बिफोर ए मिक्स्ड ऑडियंस। और सबसे दर्दनाक या हॉरिबल नज़ारा वो है जब हम लोग बॉक्सिंग होते हुए देखते हैं गोरे और काले के बीच में। अब दोनों ने जो एक दूसरे को दबा के रखा था, उन क्लचेस से बचने के लिए इन दोनों के अंदर कॉम्बैटिव इंस्टिंक्ट्स जो है वो बर्थ लेती हैं, जो कि गेम की प्रिमिटिव इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर देते हैं। मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड इट्स एंशिएंट ओरिजिन। मॉडर्न स्पोर्ट्स जो हैं ये बहुत पुराने समय से ओरिजिन में आई हैं, और इनके ओरिजिन का मेन कारण क्या था। ऑरवेल देन प्रोसीड्स टू इंक्वायर इनटू हाउ दिस मॉडर्न कल्ट ऑफ स्पोर्ट अरोज। वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि ये स्पोर्ट्स के साथ ये नफ़रत कब से शुरू हो गई। मोस्ट ऑफ द गेम्स वी प्ले आर ऑफ एंशिएंट ओरिजिन। वो कह रहा है कि जितने भी आज हम गेमें खेलती हैं ये तो पुराने समय से खेली जा रही हैं। बट स्पोर्ट वाज नॉट टेकिंग वेरी सीरियसली बिटवीन रोमन टाइम। वो कह रहा है कि पर पुराने समय में स्पोर्ट्स को इतने सीरियसली नहीं देखा जाता था, इसको केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही देखा जाता था। इवन इन इंग्लिश public school the game did not start till the later part of 20th century, so much that Dr. Arnold, generally regarded as the founder of the modern public school, looked ऑन गेम्स एज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। और यही कारण था कि इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स के अंदर गेम का बड़े लंबे समय तक एंट्री नहीं करवाई गई थी, क्योंकि डॉक्टर ऑर्नल का मानना था गेम्स जो है वो टोटली एक वेस्ट ऑफ टाइम है। स्पोर्ट्स टुडे हैवीली फाइनेंस्ड एक्टिविटी। आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स हैं वो पैसा कमाने का, पैसा इन्वेस्ट करने का एक हैवीली फाइनेंस्ड एक्टिविटी बन चुकी है। जैसे IPL और लीग देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बड़ी मात्रा में पैसे लगाते हैं, बड़ी मात्रा में फ़ायदे उठाते हैं। और ऐसी जगह पे भी जब प्लेयर्स को ऊपर पैसे लगाए जाते हैं तो प्लेयर्स भी अपनी वर्थ को दिखाने के लिए गेम्स को गेम्स के जैसे नहीं खेलते, बल्कि गेम्स को फिर से वही मैं कहूँगा कि लड़ाई के मैदान के जैसे खेलते हैं। But later on, chiefly in England and in United States, games were built up into a heavily financed activity capable of attracting vast crowd and rousing a savage passions, and the infection gradually spread from country to country. तो धीरे धीरे करके इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट से गेम के अंदर एक और नई चीज़ आई। उन्होंने गेम के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर दिए, फ्रेंचाइजी बनानी शुरू कर दी, और उसका रिज़ल्ट ये था कि ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी होती थी और ज़्यादा नफ़रत भरी भावनाएं भी आती थी। और धीरे धीरे करके ये जो गेम्स के ऊपर हैवीली फाइनेंस करना, इन्वेस्टमेंट करना, एक देश से दूसरे देश में फैलना शुरू हो गया। इट इज़ द मोस्ट violently combative sports like football and boxing that have spread the widest। वो कह रहे कि इस नफ़रत और दुश्मनी को सबसे ज़्यादा अगर किसी गेम ने बढ़ाया है तो वो है फुटबॉल और बॉक्सिंग। And if the whole thing is bound up with the rise of nationalism,
Even in the Middle Ages, the games were played with much physical brutality, but they were not mixed up with politics, nor they were cause of group hatred. वो कह रहा है कि बट इसका कारण जो है वो ये है कि हम लोगों ने गेम को नेशनलिज्म के साथ देख के जोड़ के देखना शुरू कर दिया। वो कह रहा है कि मिडिल एजेस में भी गेम को बड़ी फिजिकल ब्रूचैलिटी के साथ खेला जाता था, बट उनको कभी पॉलिटिक्स या देश प्यार के साथ जोड़ के नहीं देखा जाता था। ऑर्गेनाइज्ड गेम्स लाइक दीज आर ऑलमोस्ट likely to flourish in urban communities where average human being lives a sedentary or confined life or does not get much opportunity for creative labor। और ये स्पोर्ट्स अर्बन लाइफ में पीपल को एक टाइम देती हैं कि वो इनके साथ क्रिएटिव टाइम स्पेंड कर सके। फॉर दिस अर्बनिटी ऑर्बल एडवोकेट्स दैट when it is not possible to work off surplus energy by walking, swimming and climbing, riding, one must indulge in group activities if one wants to get outlet of one's physical strength। इसीलिए वो कहता है कि अगर किसी के पास गेम्स का माध्यम नहीं है तो वो कुछ और ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाए जिससे कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बाहर निकाल सके और अपने अंदर के डिप्रेशन स्ट्रेस को ख़त्म कर सके। In the end, to conclude, in the end, the writer ends this essay with the plea for regaining good sportsmanship in sports। अंत में राइटर ये चाहता है कि जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को हम लोग खो चुके हैं उसको दोबारा से हासिल करें, सो दैट गेम में रिजल्ट इन इंक्रीजिंग, ताकि जो गेम्स हैं वो प्यार, शांति, दोस्ती को बढ़ाने का एक माध्यम बने, ना कि नफ़रत, दुश्मनी या और जेलसी जैसी भावनाओं को बढ़ाने का कारण बने। इन अदर वर्ड, गेम स्पोर्ट्स आर अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड फॉर इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द रिलेशन बिटवीन नेशन एंड नॉट टू इंक्रीज द एनिमोसिटी अमंग द नेशन। वो कह रहा है कि दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा, गेम्स तो एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज का एक माध्यम है, ना कि दो देशों के बीच में दुश्मनी को बढ़ाने का एक कारण है। Moreover, sporting spirit teaches us lesson of our life that how to imbibe in ourselves the quality of equanimity for adverse and good condition, joys and sorrow, failure and success, and how to imbibe in ourselves the quality of discipline। उसके साथ साथ ये हमारी ज़िंदगी का लेसन भी सिखाता है कि जिस तरीके से हम लोग स्पोर्ट्स में हार और जीत को बराबर समझते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी आम ज़िंदगी में सुख और दुख को बराबर समझना है। और हम लोगों ने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम लोग डिसिप्लिन में रह के काम करना सीख सकें। ऑरवेल वाइंड्स अप हिज एसे विद ए prevalent plea for good sportsmanship, which according to him is one of the most desirable qualities in any great player। और अंत में वो ये रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग अपनी खो चुकी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को दोबारा से रीगेन कर लें। एज द ओलंपिक ओथ मैजेस्टिकली डिक्लेयर्स इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्समैनशिप फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट एंड द ऑनर ऑफ अवर टीम, एवरी प्लेयर should imbibe these qualities of sportsmanship which go a long way in promoting the sporting spirit between the nation। इसीलिए वो कहता है कि किसी भी गेम की स्पोर्ट्समैनशिप की ट्रू स्पिरिट यही है कि हम लोग हर प्लेयर के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ भर दें जो स्पोर्ट्समैनशिप से भरी हों, जो गेम को प्रमोट और सपोर्ट करने में हेल्प करें और जो अच्छी भावनाओं को प्रमोट करने में हेल्प करें, ना कि दुश्मनी या इलविल को प्रमोट करने में हेल्प करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गेम्स अपनी एंशिएंट प्रिमिटिव इम्पोर्टेंस खोती चली जा रही हैं और किस तरीके से उस प्रिमिटिव इम्पोर्टेंस को दोबारा से हासिल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।